नमस्कार। तो हम कर रहे थे जेरेंड्स में, ये बता रहे थे कि किसी भी सेंटेंस में अगर प्रेपोजिशन के बाद आपने जेरेंड लगाना है या इन्फिनेटिव लगानी है, ये डिसाइड करना हो तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड लगेगा। ये यानी प्रेपोजिशन के बाद आपने इन्फिनेटिव लगाना ही नहीं है। और एक और बात, अंग्रेजी का एक शब्द होता है वर्थ, WORTH। वर्थ का मतलब होता है योग्य। जब आप किसी चीज को तोल के देखते हैं कि भी ये चीज इसके लायक है कि नहीं है, तो आप वर्थ कहते हैं। जैसे मान लिया कोई आपको कहे कि आप पेन कितने का बेच रहे हैं, कहें कि 2000 रुपए का, तो आप कहेंगे इज इट वर्थ दैट, कि भाई ये 2000 जितना है ये मतलब है। तो वर्थ के बाद भी हमेशा ही जेरेंड लगेगा, इन्फिनेटिव कभी नहीं लगेगा वर्थ के। तो जेरेंड का यूज हमने देखा, कैनॉट हेल्प के बाद हमेशा जेरेंड लगेगा, कैनॉट अफोर्ड के बाद हमेशा इन्फिनेटिव लगेगा, वर्थ के बाद हमेशा ही जेरेंड लगेगा। अगर प्रेपोजिशन आया हुआ है, कोई ऐसा फ्रेज है जिसमें प्रेपोजिशन है और उसके बाद आपने देखना है कि इन्फिनेटिव लगेगा या जेरेंड लगेगा, तो आपने हमेशा जेरेंड लगाना है। इसके अलावा फील लाइक, ये एक शब्द होता है, शब्द का फ्रेज है ये। इसके बाद भी अगर आपने प्रयोग करना हो, इन्फिनेटिव या जेरेंड के प्रयोग में से चूज करना हो, तो आपने हमेशा जेरेंड को चूज करना है। इसके अलावा ये 15 वर्ब हमने आपको बताई थी, अवॉइड, माइंड, मिस, डिनाई, एंजॉय, कॉन्फेस, इमेजिन, रिस्क, हेट, स्टार्ट, फिनिश, फील वहां भी आ गया, देखिए फील लाइक, प्रिवेंट, कीप और कंसीडर। इसके अलावा कुछ और भी हो सकती हैं। आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको अपने आप पता लगता जाएगा कि इसके बाद तो हमेशा जेरेंड ही आता है, उनको भी आप इस 15 में ऐड कर सकते हैं। इनके बाद जेरेंड आएगा, वेरी ऑफन जेरेंड आएगा। ये 15 एग्री, डिसाइड, रिफ्यूज, विश, वांट, एक्सपेक्ट, होप, प्रॉमिस, लर्न, नीड, प्लान, इंटेंड, एंटर, अटेम्प्ट एंड हेजिटेट। इनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव आएगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। कुछ और अगर ऐसे आए तो आप इस लिस्ट में ऐड करते जाइएगा। और इसके अलावा जब हम आपको ये बता रहे थे कि कुछ मेन वर्ब या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनके बाद जब आप इन्फिनेटिव लगाते हैं तो टू नहीं लगाते, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधी लगा देते हैं। सॉरी, उनमें हमने देखा था कि जो सेंसेशन से संबंधित वर्ब्स हैं उनके साथ टू नहीं लगेगा। इसके अलावा रेदर, रेदर देन और बेटर, इसके बाद भी वर्ब अकेली आएगी। इन्फिनेटिव जब लगाना होगा टू प्लस वर्ब नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब आएगा। बट और एक्सेप्ट, ये दो वर्ड और ऐसे थे। इसके अलावा एक शब्द होता है अंग्रेजी का लेट, LET, लेट। एक होता है नीड, NEED, नीड। ये दो भी ऐसे हैं कि जिनके बाद इन्फिनेटिव लगाते हुए टू नहीं लगाया जाता, इन्फिनेटिव विदाउट टू लगता है, यानी सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। इसके अलावा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought, मस्ट, इनके बाद भी टू के बिना ही इन्फिनेटिव लगता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और 2-3 वर्ब होती है कॉजेटिव वर्ब, जो कि कॉज कराती है काम करवाने का, जैसे मेक, हैव, यानी जैसे मैंने उससे अपना काम करवा लिया। अंग्रेजी होती है आई मेड हिम, मैंने उसको ऐसा करवाया, मैंने उससे ऐसा करवाया। क्या? अपना काम करना, मैंने उससे अपना काम करवाया। आई मेड हिम डू माई वर्क,
टू डू माई वर्क नहीं आएगा। आई मेड हिम डू माई वर्क, मैंने उससे अपना काम करवा लिया, या आई हैड हिम डू माई वर्क, यानी ये जो पॉजिटिव वर्ब है हैव और मेक, इसके बाद भी जब इंफिनिटिव आता है तो वो टू के बिना आता है। ये बात और आपको और बतानी थी। एक बात और है यहां पर, वो ये है कि जब आप सेंटेंस बनाएं और उसमें जेरेंड लगना हो, आपको पता है कि जेरेंड लगेगा, और उस जेरेंड से पहले जो नाउन या प्रोनाउन लगाना है आपने, उस नाउन या प्रोनाउन का आपने पॉजेसिव केस लगाना है। जैसे मैंने उसे पत्थर लिखने से रोक दिया, आई प्रिवेंटेड हिम राइट ए लेटर। ये वाक्य गलत है। वाक्य सही क्या होगा? आई प्रिवेंटेड हिज राइटिंग ए लेटर, क्योंकि प्रिवेंट के बाद, प्रिवेंट इनमें है या नहीं है आप लगा लें उसको, ये रहा, प्रिवेंट के बाद हमेशा जेरेंड आता है। तो हमारा सेंटेंस ऐसे बनने जा रहा है, आई प्रिवेंटेड हिम राइटिंग ए लेटर। अब क्योंकि जेरेंड आ गया तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, लेकिन हमने बताया कि पॉजेसिव केस लगाना है, तो हिम नहीं हिज आ जाएगा वहां पर। आई प्रिवेंटेड हिज राइटिंग ए लेटर, मैंने उसका पत्र लिखना मना करवा दिया, मैंने उसको पत्र लिखने से रोक दिया। प्रिंसिपल ने बच्चों को खेलने से रोक दिया। द प्रिंसिपल प्रिवेंटेड द बॉयज प्लेइंग। अब क्योंकि जो बॉयज है उसके बाद फिर आपको कोमा एस लगाने की जरूरत नहीं है, बस द बॉयज आ जाए। हाँ, अगर आप ये कहें कि द प्रिंसिपल स्टॉप द बॉयज, बच्चों को रोका, एंड प्रिवेंटेड देम प्लेइंग फुटबॉल, ये देम की बजाय देयर लगेगा यहां पर। प्रिवेंटेड देयर प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि देयर पॉजेसिव केस है और देम ऑब्जेक्टिव केस है, तो जब आप जेरेंड लगा रहे हैं तो आपने देम की बजाय देयर लगाना है। हाँ, अगर वहां पर कोई प्लूरल है ऑलरेडी आया हुआ है, जैसे थर्ड पर्सन बॉयज आया हुआ है, वहां पर आप कोमा नहीं लगाएंगे, अपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगता है। इतनी भी ज्यादती नहीं करनी है कि आप अपोस्ट्रोफिस एस लगा के वहां पर उसको पॉजेसिव केस बनाए। वैसे बन सकता है तो बनाना है, जैसे देम का देयर बन गया, लेकिन प्रिवेंटेड द बॉयज के ऊपर आप अपोस्ट्रोफिस एस लगाएं, ऐसा नहीं करना है। एक ये बात थी। अब देखिए हम ये कुछ सेंटेंस करें। इन सेंटेंस में हमने देखना है कि इंफिनिटिव लगेगा या जेरेंड लगेगा, वो देखना है। और इनमें से कुछ तो हमने एक वो जो बुक है अंग्रेजी की प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, कुछ तो उससे लिए हैं और कुछ एक आध मैंने अपने आप भी डाले हैं। देखिए कैसे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। अब ये सी है, इसकी जगह हमने टू सी लगाना है या सीइंग लगाना है। ये देखिए हमारा जो फ्रेज है वो है लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये टू प्रेपोजिशन है और हमने कहा कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड आता है। इसीलिए ये सोचने की बात नहीं है कि टू सी लगेगा या सीइंग लगेगा। ये टू तो लगा ही हुआ है पहले से, ये प्रेपोजिशन, ये इसका पार्ट है, इसका पार्ट है ये लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये उसका पार्ट है। तो टू आ गया तो टू एक प्रेपोजिशन है। टू, ऑन, इन, अप, ऑफ, अगेंस्ट, फ्रॉम, ये सब प्रेपोजिशंस है। तो इसके बाद इसकी जेरेंड वाली फॉर्म आएगी तो सीइंग हो जाएगा। ये हुआ करेक्ट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू।
मैं आपसे मिलने के लिए आतुर हूं। दूसरा, ही गेव अप, और उसके बाद टू स्मोक आएगा या स्मोकिंग आएगा ये देखना है। मैंने बताया कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड आता है। प्रेपोजिशन है आफ्टर, तो इसके बाद हमेशा जेरेंड आएगा। यू आर फॉन्ड ऑफ आ गया, ऑफ के बाद हमेशा जेरेंड, तो ईटिंग आ जाएगा। ये करेक्ट फॉर्म है। डू नॉट फॉरगेट टू लॉक या लॉकिंग द डोर बिफोर टू गो या गोइंग टू बेड। देखिए यहां तो पक्का है, बिफोर आया है तो ये एक प्रेपोजिशन है। बिफोर या आफ्टर ये सब भी प्रेपोजिशन होते हैं। इसके बाद जेरेंड आएगा तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा। अब ये है फॉरगेट, फॉरगेट टू लॉक। फॉरगेट देखिए उस उधर है या इधर है, मेरे ख्याल से किसी तरफ भी नहीं है। तो जब किसी तरफ भी ना हो तो आप एक और अंदाजा लगा सकते हैं। देख लीजिए, अगर ये सेंस की बात है, अगर आपको समझ आ जाए तो, समझ आ गया तो लगेगा ठीक। तो देखिए, जब आप दो एक्शन है, एक आप मेन वर्ब में कह रहे हैं और एक आप इंफिनिटिव या जेरेंड में कह रहे हैं। डू नॉट फॉरगेट, एक तो फॉरगेट भूलना, दूसरा है लॉक ताला लगाना। आप पहले भूलेंगे या पहले ताला लगाएंगे? भूलेंगे। लगाना या नहीं लगाना ये बाद की बात है। तो जब आप मेन वर्ब पहले आनी हो तो आप इंफिनिटिव लगाते हैं। सो ही डू नॉट फॉरगेट टू लॉक, ये प्रॉपर फॉर्म है। इसको एक और से क्लियर हो जाएगा। जैसे अंग्रेजी के दो वर्ड होते हैं, एक होता है रिफ्यूज, मना करना, एक होता है डिनाई, DENY, डिनाई। वो भी लगभग मना करना होता है, वो मुकर जाना होता है बेसिकली। जब आपने कोई काम किया हो और बाद में कहे कि आपने नहीं किया, तो वहां पर शब्द होता है यूज डिनाई। आप उसको किए हुए से मुकर रहे हैं या कहे हुए से मुकर रहे हैं। और आप आगे आपसे कुछ करने को कहा जाए और आप उससे मना कर दें तो आप रिफ्यूज कर रहे हैं। तो जब आप रिफ्यूज वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद आपने देखना हो कि आप इंफिनिटिव लगाएंगे या जेरेंड लगाएंगे। तो रिफ्यूज के बाद आपने इंफिनिटिव लगाना है, यानी जो मेन वर्ब है वो नेक्स्ट जो वर्ब है, जो इंफिनिटिव या जेरेंड का प्रयोग होगा जिसमें, उससे अगर पहले होनी हो तो आपने इंफिनिटिव लगाना है। और वो घटना जिसमें इंफिनिटिव या जेरेंड यूज हो रहा है, जिसके लिए वो पहले हो चुकी हो, तो आपने वहां पर जेरेंड लगाना है। और अगर बाद में होनी हो वो घटना को, देखिए फिर से, सॉरी शायद आपको ठीक से क्लियर नहीं हुई। अगर मेन घटना, मेन वर्ब वाली घटना बाद में हो रही है और इंफिनिटिव या जेरेंड वाली घटना पहले हो चुकी है, तो आपने मेन वर्ब के बाद में जेरेंड लगाना है। और अगर इंफिनिटिव या जेरेंड वाली घटना मेन घटना के, मेन वर्ब के बाद में होनी हो, तो आपने इंफिनिटिव या जेरेंड में से इंफिनिटिव लगाना है। रिफ्यूज में क्योंकि आप जो मना करेंगे वो बाद में होना है, इसलिए आपने इंफिनिटिव लगाना है। और डिनाई में क्योंकि वो काम जो आपने, जिससे आपने मुकर जाना, वो पहले हो चुका है, इसीलिए आप यहां पर जेरेंड लगाएंगे डिनाई के बाद। ओके, देखिए अब इसमें ये जो था फॉरगेट, भूलेंगे, उसके बाद होगा ये लॉक करना या ना लॉक करना, इसलिए इसके बाद इंफिनिटिव लगा। लेकिन ये जो मैंने अभी बताया था कि पहले और बाद वाला, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल लॉ है, सेंस की बात है।
यूनिवर्सल लॉ तो ये है कि अंग्रेज जैसा लिखते हैं वैसे ही हमें लिखते हैं, यूनिवर्सल बात तो ये है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन मोटे तौर पे अंग्रेजों से ऐसा समझा गया है कि जब वो पहले हुई घटना का जिक्र करें तो इन्फिनेटिव या जीरेंड में से इन्फिनेटिव लगाते हैं, और आने वाली घटना मेन वर्ब के बाद होनी हो तो वहां पर इन्फिनेटिव। ओके, नाउ डू नॉट फॉरगेट टू लॉक द डोर बिफोर गोइंग टू बेड। नेक्स्ट सेंटेंस, बाबा रामदेव डिसाइडेड। अब ये डिस्गाइज में, डिस्गाइज होता है भेष बदलना, टू डिस्गाइज या डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ बाय टू ड्रेस या ड्रेसिंग एज ए वुमेन। ठीक है, बाबा रामदेव ने क्या करने का, एक औरत की तरह कपड़े पहनकर भेष बदलने का फैसला किया। अब यहां पर है डिसाइडेड, फैसला करना। फैसला करते हुए उन्होंने ये देखना है कि बाद में क्या करना है। ये फैसला करना पहले है और उसके जो इन्फिनेटिव या जेरेंट वाला एक्शन है वो फैसले के बाद आएगा, इसीलिए इसमें आप लगाएंगे इन्फिनेटिव। डिसाइडेड टू डिस्गाइज हिमसेल्फ। अब ये बाय आ गया, बाय एक प्रीपोजिशन है और ड्रेस के बाद फिर आईएनजी आ जाएगा, जेरेंट बनेगा, एज ए वुमन। अगला, द बॉयज लाइक टू प्ले गेम्स या प्लेइंग गेम्स बट हेट टू डू लेसन्स या डूइंग लेसन्स। यहां भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सीखनी है। जब आप, वैसे तो देखिए हेट सब यहां पर होगा, ये रहा, हेट के बाद जेरेंट आना है, लेकिन जब आप कहें कि द बॉयज लाइक टू प्ले गेम्स या आप कहें द बॉयज लाइक प्लेइंग गेम्स, ग्रामेटिकली दोनों चीजें ठीक हैं, लेकिन उनकी सेंस में, उनके मीनिंग में फर्क है। जब आप कहते हैं द बॉयज लाइक टू प्ले गेम्स, इसका मतलब है कि बच्चे गेम खेलना चाहते हैं। अब की बात है, चाहे उनको वैसे खेलना पसंद ना हो, लेकिन वो अब खेलना चाहते हैं, अब खेलना, अब दे लाइक टू प्ले नाउ। जब आप इन्फिनेटिव लगा रहे हैं तो नाउ की बात है, और जब आप कहते हैं कि द बॉयज लाइक प्लेइंग गेम्स, इसका मतलब ये उनका जनरली ऐसा होता है, हमेशा वो ऐसा करते हैं। और देखिए उससे वही सेंस आ रही है, द बॉयज लाइक प्लेइंग गेम, बच्चों को गेम खेलना पसंद है, काम करना कहां पसंद होता है, पाठ पढ़ना कहां पसंद होता है, इसलिए प्लेइंग। द बॉयज लाइक प्लेइंग गेम्स बट हेट डूइंग लेसन्स। दोनों में जेरेंट आ जाएगा। अगला, आई कुड नॉट हेल्प, ये आ गया, कैन नॉट हेल्प या कुड नॉट हेल्प जो हमने बताया था, ये इसके बाद हमेशा जेरेंट आना ही है। आई कुड नॉट हेल्प ओवर हियरिंग व्हाट यू सेड, जो आपने कहा मैं उसके बगैर, उसको सुने बगैर रह ही नहीं सका, मुझे अपने आप ही सुन गया। तो ओवर कुड नॉट हेल्प के बाद जेरेंट। अगला, प्लीज गो ऑन टू राइट या राइटिंग, एक तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस है, आई डू नॉट माइंड टू वेट या वेट। देखिए गो ऑन तो प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंट, तो यहां पर आईएनजी, ई का आई बन जाएगा और ये बन गया जेरेंट। आई डू नॉट माइंड टू वेट नहीं आएगा क्योंकि माइंड इन में है, ये रहा, इसके बाद भी जेरेंट आता है, आई डू नॉट माइंड वेटिंग। ये हो गया।
लास्ट सेंटेंस, हिज डॉक्टर एडवाइज हिम, उसके डॉक्टर ने उसको सलाह दी, टू गिव अप या गिविंग अप, जॉग, टू जॉग या जॉगिंग। देखिए ये वही बात है, एडवाइस। एडवाइस आपको ना यहां मिल रहा है ना वहां मिल रहा है, मेरे ख्याल से वहां नहीं है। यस, नहीं है, वहां नहीं है, पर आप वहां डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप उसको नसीहत दे रहे हैं, जो नसीहत देने वाला काम है वो बाद में होगा, नसीहत देने का पहले होगा, तो इसलिए इसके बाद इंफिनिटिव आएगा। His doctor advised him to give up, छोड़ने की सलाह दी, छोड़ने की सलाह दी उसको। अब गिव अप के बाद टू जॉग या जॉगिंग है, गिव अप में ये प्रीपोजिशन है जिसके बाद आप लगा रहे हैं, इसीलिए जॉगिंग आ जाएगा, टू जॉग नहीं आएगा, जेरेंड आएगा, इंफिनिटिव नहीं आएगा। यस, तो इसी तरह से बस आप देख सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने क्या क्या बताया, चाहे तो मैं समराइज कर दूं। पहले हमने बताया कि इंफिनिटिव का प्रयोग कभी कभी बिना टू के होता है, यानी सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म आती है, और वो परिस्थितियां होती हैं, एक तो जब मेन वर्ब सेंसेशन से संबंध रखता हो, जैसे सुनना, सुनने से संबंधित जितने भी वर्ब्स होंगी, हियर, लिसन, देखना, देखने से संबंधित जितने भी वर्ब होंगी, सी, वॉच, व्यू, ऑब्जर्व, नोटिस, ये सब। इसके अलावा फील, ये, और इसके अलावा जो दो शब्द होते हैं बट एंड एक्सेप्ट, उनके बाद भी टू नहीं लगता, और लेट और नीड, उसके बाद भी टू नहीं लगता, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, इसके बाद भी टू नहीं लगता। और जैसे कुछ शब्द होते हैं कि जिनमें कॉजेटिव एक्शन होता है, कॉजेटिव वर्ब होती हैं, हैव एंड मेक, उनके बाद भी टू नहीं लगता। और इसके अलावा अगर दो इंफिनिटिव हैं, जुड़े हुए हैं एक ही सेंटेंस में, तो जो बाद वाला इंफिनिटिव है उसके लिए उसके साथ टू लगाने की जरूरत नहीं है। और एक अब फिर हमने ये देखा कि भाई हम किसी सेंटेंस में इंफिनिटिव लगाएं या जीरेंड लगाएं, ये देखा हमने। ये देखा कि जब हम कैन नॉट अफोर्ड यूज करते हैं फ्रेज, तो उसके बाद हमेशा इंफिनिटिव आता है। कैन नॉट हेल्प जब यूज करते हैं उसके बाद हमेशा जीरेंड आता है। इसके अलावा हमने ये 15 वर्ब्स देखी जिनके बाद इंफिनिटिव आता है। इस 15 में आप और भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो दो वर्ब हैं उनमें से अगर मेन वर्ब पहले होनी हो, मेन वर्ब वाला एक्शन पहले होना हो, और इंफिनिटिव और जेरेंड वाला एक्शन बाद में होना हो, तो हमने इंफिनिटिव को चूज करना है मेन वर्ब के बाद। और अगर इंफिनिटिव और जेरेंड वाला एक्शन पहले हो चुका हो मेन वर्ब वाले एक्शन से, तो आपने मेन वर्ब के बाद जेरेंड लगाना है। इसके अलावा कैन नॉट हेल्प अगर आप फ्रेज यूज कर रहे हैं तो आपने जेरेंड लगाना है। और अगर आप किसी प्रेपोजिशन के बाद यूज कर रहे हैं तो आपने हमेशा जेरेंड लगाना है। अंग्रेजी का एक शब्द है वर्थ, उसके बाद अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपने हमेशा जेरेंड लगाना है। इसके अलावा ये 15 वर्ब हैं जिनके बाद आपने जेरेंड लगाना है। और एक बात और हमने आज की कि जब आप किसी जेरेंड से पहले नाउन या प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो उस नाउन या प्रोनाउन की आपने पॉजेसिव फॉर्म यूज करनी है, लेकिन अपोस्ट्रोफिस वगैरह लगाने की एक्सटेंट तक नहीं जाना है। ये हमने आज किया। इसके अलावा हमने ये भी किया कि कुछ
कुछ इन्फिनेटिव ऐसे होते हैं कि जिनसे पहले हाउ भी लगता है और उसके बाद टू और वर्ब की पहली फॉर्म आती है, और वो एक्शन ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई विधि बतलाई गई हो किसी काम को करने की, किसी विधि से होने वाले काम हो, जैसे कि he told me how to cook food, I am learning how to ride a bicycle, they have learned how to ride a horse, and they have learned how to prepare food. इस तरह के वाक्य ये हमने आज किया। उसके अलावा हमने क्या किया? उसके अलावा हमने ये किया कि कुछ सेंटेंसेस में आप इन्फिनेटिव के एंड में प्रेपोजिशन भी लगाते हैं, जैसे आई हैव ए पेन टू राइट विथ, दे डोंट हैव ए हाउस टू लिव इन, तो लास्ट में आप जो प्रेपोजिशन लगनी चाहिए वो ऐड कर देते हैं। ये भी हमने सीखा। बस मेरे ख्याल से यही सीखा है। इसके अलावा हमने दो चीजें और सीखी हैं कि जब आप ये कहते हैं कि आई सॉ हिम प्रिपेयर द फूड, और आप ये कहें कि आई सॉ हिम प्रिपेयरिंग द फूड, इसमें ये फर्क है कि जब आप प्रिपेयरिंग द फूड कहते हैं, यानी जब आप जिरेंड यूज करते हैं, तो आपने उसको एक बार देखा है, और जब आप कहते हैं कि आई सॉ हिम प्रिपेयर फूड, यानी जब आप इन्फिनेटिव यूज करते हैं, तो आपने पूरे एक्शन को देखा है खाना बनाने की। ये हमने आज किया। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा, और अपने उसको अपने ओपिनियन को वीडियो देखने के बाद जरूर इंडिकेट करें और बताएं कि आपकी और रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।